हरीश फुलेरा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पंच। आज पंच के बारे में जानेंगे। पंच पंच किसी भी कार्यखंड की सतह पर की गई अस्थायी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे पंच कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को पंचिंग कहा जाता है। पंच के द्वारा कार्यखंड की सतह पर उन बिंदुओं को गहरा किया जाता है जहां पर डिवाइडर द्वारा चाप या वृत्त बनाना हो या ड्रिल द्वारा ड्रिलिंग करनी हो। स्क्राइबर से खींची गई अस्थायी चिन्हिंग लाइनें चाप से मिट जाती हैं। जो स्क्राइबर द्वारा हमने लाइनें खींची थी वो जॉब से मिट जाती हैं, मिट सकती हैं तथा पंच द्वारा स्थायी मार्किंग करने पर चिन्हन जाप को बार बार छूने या विभिन्न यांत्रिक क्रियाएं करने से नहीं मिटती। तो इसीलिए स्थायी मार्किंग करने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे हम पंच कहते हैं। किस धातु की बनाए जाते हैं? पंच मुख्यतः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। साइज कहाँ से लेते हैं हम पंच का? तो पंच का जो साइज है उसकी पूरी लंबाई और उसकी व्यास यानी उसके मोटाई से व्यक्त किया जाता है। जैसे 150 गुणे 12.5 मिलीमीटर यानी कि 150 मिलीमीटर लंबा और उसका जो व्यास है वो 12.5 मिलीमीटर है। तो ये पंच का साइज हुआ। पंच के भाग कौन कौन से हैं? तो 3 भाग होते हैं पंच के। एक हेड होता है, दूसरा पॉइंट और तीसरा बॉडी होता है। हेड हेड वह भाग होता है जिसपे हैमर द्वारा चोट मारते हैं, वह भाग हेड कहलाता है जिसमें हैमर द्वारा हम हैमरिंग की क्रिया करते हैं और ये भाग फ्लैट होता है। दूसरा भाग है पॉइंट। पंच का वह भाग जिससे बिंदु बनते हैं उस भाग को पॉइंट कहते हैं। यह भाग नुकीला तथा हार्ड एवं टेम्पर्ड किया हुआ होता है। तीसरा भाग है बॉडी। हेड तथा पॉइंट के बीच का बचा हुआ भाग बॉडी कहलाता है। यह भाग नर्लिंग किया हुआ होता है। नर्लिंग एक क्रिया होती है, दानेदार जो क्रिया होती है ताकि हमारे हाथों की ग्रिप बने रहे। या तो वो नर्लिंग किया हुआ होता है या फिर उसकी बॉडी षटभुजाकार आकार की होती है ताकि हमारे हाथ की ग्रिप बनी रहे। पंच के प्रकार जानेंगे। पंच कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला पंच है हमारा डाट पंच। यह कास्ट स्टील का बना होता है। इसकी बॉडी षटभुजाकार होती है यानी कि 6 भुजाकार इसकी बॉडी होती है या फिर नर्लिंग की होती है बॉडी में। इसके जो पॉइंट का कोण होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डाट पंच के पॉइंट का कोण कितने अंश का रखा जाता है। तो डाट पंच का जो पॉइंट का कोण है वो 60 अंश का रखा जाता है। एंगल कम होने से बिंदु गहरे तथा कम व्यास के बनते हैं। इसका उपयोग स्थायी मार्किंग करने के लिए यानी कि विटनेस मार्क लगाने के लिए किया जाता है या कभी कभी वृत्त का केंद्र लगाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा जो पंच है हमारा ये कहलाता है सेंटर पंच। यह पंच डाट पंच से साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके पॉइंट का कोण 90 अंश का रखा जाता है। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि सेंटर पंच के पॉइंट का जो कोण है वो 90 अंश का रखा जाता है जिससे ड्रिल पॉइंट आसानी से पंच द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठ सके। जो जहाँ पे हमें ड्रिलिंग की क्रिया करनी होती है तो वहां पर इस सेंटर पंच के द्वारा हम सेंटर में पंच लगाते हैं, गहरा निशान लगाते हैं ताकि जो ड्रिल का पॉइंट है उस पे वो आसानी से बैठ सके। इस पंच की जो लंबाई है वो मानक लंबाई 100 मिलीमीटर तथा जो इसके व्यास है मोटाई है वो 10 मिलीमीटर होती है। अगला हमारा पंच है प्रिंक पंच। ये पंच हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और इनके जो पॉइंट का कोण होता है ये 30 अंश का रखा जाता है। इनके जो पॉइंट का कोण होता है वो 30 अंश का रखा जाता है। कोण कम होने के कारण डिवाइडर की नोक को बहुत यथार्थ स्थिति प्राप्त होती है, इसलिए इसका उपयोग सतह पर वक्र खींचने के लिए किया जाता है। इस पंच का प्रयोग हल्की धातुएं कौन सी, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, पीतल आदि पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। चौथा हमारा पंच है पिन पंच। चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं पिन पंच। तो इस पंच की नोक नहीं होती। अभी तक आपने देखा कि तीनों पंचों में नोक बनी हुई थी और एंगल बने हुए थे 60 अंश, 90 अंश और 3 अंश क्रमानुसार। तो इस पे इसके पॉइंट में नोक नहीं होती। नोक के स्थान पर क्या है, बेलनाकार पिन होती है जिसकी लंबाई जाब की आवश्यकता को पूरा करती है। इस पंच का प्रयोग मार्किंग के लिए नहीं किया जाता।
बल्कि जो जाब में डबल पिन या टेपर पिन होती है उसको निकालने के लिए हम पिन पंच का प्रयोग करते हैं। ये पिंच मार्केट में 100 से 200 मिलीमीटर लंबाई में और मोटाई में जो है 3 से 12 मिलीमीटर मोटाई में उपलब्ध होती है। पांचवा हमारा पंच है ड्रिफ्ट पंच। चित्र के माध्यम से देख रहे हैं आप ड्रिफ्ट पंच। इस पंच की नोक विभिन्न आकारों की होती है, जैसे वर्गाकार, आयताकार, गोल या फिर अन्य किसी आकार की। साथ ही यह नीचे से नुकीली न होकर चपटी होती है। इसका प्रयोग किसी पतली चादर में छेद करने या किसी चादर है उसमें छेद करने या फिर उसी आकार के बने छेदों की फिनिश करने के लिए किया जाता है। यानी कि चादरों में अगर हमें छेद करना है तो वहां पर हम ड्रिफ्ट पंच का उपयोग करेंगे, या फिर उन छेदों की फिनिशिंग करनी है तो वहां पर हम ड्रिफ्ट पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पंच है हमारा बेल पंच। बेल मैंने नाम से ही प्रतीत हो रहा है, बेल मैंने घंटी, तो देखने में घंटी नुमा होता है, तो ये घंटी के आकार का होता है। इसके ठीक सेंटर में एक पंच होता है। यह पंच स्प्रिंग के द्वारा ऊपर उठा हुआ रहता है। जो ये सेंटर का पंच है ये एक स्प्रिंग के माध्यम से ऊपर को उठा रहता है। जब किसी बेलनाकार वस्तु का केंद्र ज्ञात करना होता है तो बेल पंच को ठीक उसके ऊपर लंबवत टिकाते हैं तथा स्प्रिंग को नीचे मारने से केंद्र ज्ञात हो जाता है। बेलनाकार वस्तुओं के केंद्र को गहरा करने के लिए हम बेल पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पंच है हमारा ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच यानी कि स्वतः पंचिंग करेगा, कोई हैमर की हमें इसमें चोट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसे हम ऑटोमेटिक पंच कहते हैं। इस पंच में एक खोखली बेलनाकार बॉडी होती है। जो इसकी बॉडी है ये अंदर से खोखली है जो कि बाहर से नर्ल की हुई होती है। बाहर से ये नर्लिंग की क्रिया की हुई है ताकि हमारे हाथों की ग्रिप बनी रहे। इसके ऊपर एक कमानी स्प्रिंग युक्त कैप होती है। ये जो कैप है कमानी युक्त कैप होती है, इसे भी नर्ल किया हुआ होता है। इस कैप को नीचे दबाने पर कमानी स्प्रिंग एक हैमरिंग मैकेनिज्म को मुक्त करती है जो पंच के निचले पॉइंट पर केंद्र बनाने के लिए आघात करता है। कैप को घुमाकर ऊपर करने से निशान गहरा आता है तथा घुमाकर नीचे करने से निशान कम गहरा हो जाता है। तो जैसी भी हमें पंचिंग की आवश्यकता होती है, गहरी या हल्की पंचिंग की, तो उसी हिसाब से हम इसके स्प्रिंग मैकेनिज्म को ढीला या टाइट करके अपनी आवश्यकता अनुसार निशान लगा लेते हैं। नेक्स्ट पंच है सॉलिड पंच यानी कि ठोस पंच भी कहते हैं इसे। इस पंच का प्रयोग किसी सीट या गर्म लोहे के पीस में, कोई भी सीट है या गर्म लोहे का पीस है उस पर आर पार छेद करना की आवश्यकता है तो वहां पर हम इस सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा एक ही साइज के छेद करना असंभव होता है। इसका प्रयोग सीट मेटल वाले या फिर ब्लैक स्मिथी वालों जो होते हैं लोहार शॉपी में, वहां पर प्रयोग किया जाता है। छेद करते समय क्या किया जाता है कि इसके नीचे एक डाई रखनी पड़ती है ताकि ये जो है जब हैमरिंग करें तो नीचे आसानी से जो पीस निकलेगा, जो स्क्रैप निकलेगा वो अलग गिर सके, तो इसके नीचे एक डाई रखने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पंच है हमारा हालो पंच। ये देखने में देखिए आप, ये बीच में जो है रिक्त स्थान झर्री सी जैसी कटी हुई है, तो यहीं से जो है ये जो जब हम क्या कहते हैं किसी चमड़े की सीट में, रबड़ की सीट में या लेदर की सीट में या गत्ते आदि में सुराख करते हैं तो वहां पर ये कटा हुआ जो स्क्रैप है इस स्लॉट से बाहर निकल आता है। तो इसके पॉइंट वाले भाग की जो परिधि है उसको चारों ओर से ग्राइंड करके धारदार बना दिया जाता है। ये जो पॉइंट वाला हिस्सा, ये अंदर से खोखली है, ये पॉइंट वाला हिस्सा है, ये किसी गत्ते में खासतर से जो पट्टा वगैरह होता है, चक्की वगैरह का जो पट्टा होता है, उस पट्टे में जो छेद करना होता है वहां पर आप लोगों ने देखा होगा इस हालो पंच को यूज करते हैं। और ये जो पीछे खोखला सिरा है तो इसमें से क्या है, जो ये स्लॉट है इसमें से स्क्रैप जो मेटल होता है वो बाहर निकल आता है। तो ये 9 प्रकार के आज आपने पंच के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।